देखिए, मैं आज पहला चैप्टर जो है क्लास 9th का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज शुरू करने जा रहा हूँ। क्लास 9th वाले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन है कि इस वीडियो को देखने से पहले एक और वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपके चैनल पे, आपके भी स्कूल के चैनल पे मिल जाएगा। लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। वो 2 मिनट का वीडियो, छोटा सा वीडियो है। एक्चुअली है वो क्लास 10th के लिए, लेकिन आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें जो है कुछ ऐसे बेसिक इंट्रोडक्शंस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और हम सीधे सीधे आज पहले सेक्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पे आते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो भी नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको ग्रुप में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जितने पॉइंट्स हैं वो लगभग सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है आपके इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज फूड रिसोर्स। ये क्या है भाई? फूड रिसोर्स क्या है? व्हाट आर फूड रिसोर्सेज? यानी ऐसे रिसोर्स जिसका हम यूज किस लिए करें? फूड के लिए करें, यानी खाने के लिए, भोजन के रूप में जो है जिसका हम यूज करें, जिन रिसोर्सेज का, वो कहलाते हैं फूड रिसोर्सेज। अब उनमें हमने क्या किया? इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि सुधार किया। अब ये देखिएगा, ये जो इंप्रूवमेंट टर्म है, जो फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट है, वो किस किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आगे अभी आप जानेंगे। इससे पहले एक चीज, थोड़ा सा हम अपने एंशिएंट टाइम में चलेंगे। अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल पहले चलेंगे अगर, तो आप तो नहीं जानते होंगे, बट आपके अगर पेरेंट्स से आप बात करेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि पहले इतने अच्छे लेवल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाता था, चाहे कुछ भी था। चावल की बात करिए, गेहूं की बात करिए, या फिर तमाम तरह के पुराने और भी सीरियल्स हुआ करते थे, तो उनमें प्रोडक्शन, जैसे हम ये कहें कि सपोज करिए कि एक स्पेसिफिक एरिया है, हम कह दिए कि किसी का खेत है, 1 बीघा खेत है, 10 कट्ठे खेत है, और उसमें फिक्स था कि हाँ लगभग एक, मतलब हम कह सकते हैं मोटा मोटी, मान लीजिए वो 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो है फूड प्रोड्यूस करते थे। मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता था, टाइम भी ज्यादा देना पड़ता था, ज्यादा उनको वाटर की जरूरत पड़ती थी, लेकिन जब प्रोडक्शन की बात होती थी तो प्रोडक्शन कम होता था, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है कि नीड भी सबकी बढ़ेगी। तो इसलिए जो है तमाम तरह के मेथड का यूज करके जो फूड रिसोर्सेज थे, यानी जो सीरियल्स थे, उनमें इंप्रूवमेंट करनी शुरू की गई। इंप्रूवमेंट का मतलब ये हुआ कि एरिया भले कम हो हमारे पास, लेकिन बेटा क्या हो? प्रोडक्शन ज्यादा हो, कम समय दें, कम खर्च लगाएं और प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। यानी हमने क्या किया? क्वांटिटी में इंप्रूव करना शुरू किया। यानी क्वांटिटी जो थी वो क्या हो गई? इंप्रूव होने लगी। हाँ, ये जरूर, ये भी सत्य है कि क्वांटिटी को इंप्रूव करने के चक्कर में हमने क्वालिटी को थोड़ा सा गिरा दिया। खैर, बहुत सारे ऐसे भी मेथड है जिनमें हम कह सकते हैं कि क्वालिटी को भी हमने इंप्रूव किया, क्वांटिटी को भी इंप्रूव किया। अब देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपके चैप्टर का है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये जानते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब ये हुआ, अभी जो मैं बता रहा था आपसे, कि एक ऐसा मेथड ऑफ एग्रीकल्चर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि मैक्सिमाइज करें यील्ड प्रोडक्शन को। यानी जो प्रोडक्शन है यील्ड का, जो भी सीरियल्स हैं, जो ग्रेन्स हम उगाते हैं, उनके प्रोडक्शन को क्या करें हम, उनकी क्वांटिटी को क्या करें? मैक्सिमाइज करें, और कम खर्च में, कम एरिया में। यानी हम क्या किए कि कम एरिया में, कम खर्च में अधिक से अधिक हम क्या करें? प्रोडक्शन कर लें। इसी को हम क्या कहेंगे? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेन करें, अधिक से अधिक सस्टेन कर सकते हैं। अब देखिएगा, लाइव स्टॉक एक टर्म है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक क्या होते हैं भाई? जितने डोमेस्टिक एनिमल है जो हमारे एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज होते हैं, यानी हमारे एग्रीकल्चर के पर्पस से जो भी डोमेस्टिक एनिमल यूज किए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लाइव स्टॉक कहते हैं। इनसे फूड फाइबर में के प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? हेल्प लेते हैं। जैसे कैटल्स है, पिग्स है, गोट है, डियर्स हैं, और भी जैसे होता है ना कि किसान बैलों से लेकर अपनी खेती वगैरह करते हैं, ये सब किसमें आएंगे? लाइव स्टॉक में। अब देखिए, अब कुछ कल्चर्स हैं, कुछ कल्चर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि कल्चर क्या है। जैसे एपी कल्चर, ये आप सुना भी होगा आपने पहले। एपी कल्चर क्या है भाई? द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जितने कल्चर है उसमें आपको एक लाइन मिलेगी, सबसे पहली चीज क्या है? द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी प्रोड्यूस किया और उसको मैनेज करके किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए, वो किसमें आएगा? एपी कल्चर में। एपी कल्चर में क्या, सॉरी, मतलब वो सारे कल्चर में ये चीज आप जानोगे। पहले हम अगर एपी कल्चर की बात करते हैं तो द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी एंड वैक्स।
यानी क्या किए, जो हनी बीज होती है, आपने सुना होगा ना मधुमक्खी, तो जो हनी बीज होती हैं उनके प्रोडक्शन मैनेजमेंट को जब हम बढ़ाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हनी मिलेगा, जिससे हमको वैक्स भी मिलेगा। यानी सॉरी, वैक्स के प्रोडक्शन को और हनी के प्रोडक्शन को अगर हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। इसके बाद से बात आती है सेरीकल्चर की। सेरीकल्चर का मतलब प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क। सिल्क किससे मिलता है भाई, सिल्क वर्म से। सिल्क वर्म किस पे पाए जाते हैं, मलबेरी लीफ, सहतूत सुना होगा आपने, सहतूत की पत्तियों पे इनका पालन होता है, सिल्क वर्म का, और इनसे क्या प्रोड्यूस किया जाता है, सिल्क। सेरीकल्चर बोलते हैं इसे। इसके बाद से फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर नाम इंडिकेट ही कर रहा है क्या, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्लावर। फिर है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल। देखिए ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा, इसको एकदम दिमाग में अपने रखिएगा, जितने कल्चर है एकदम आपकी जुबान पे होने चाहिए। ओलेरिकल्चर है तो ये किसका प्रोडक्शन मैनेजमेंट है भाई, वेजिटेबल का। फिर हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो देखिएगा हॉर्टिकल्चर में बेटा क्या है कि प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल, तीनों को एक साथ बोल रहा हूं तो हॉर्टिकल्चर। और सिर्फ फ्रूट को सिर्फ फ्लावर को बोल दिए तो फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल को बोल दीजिए ओलेरिकल्चर, और फ्रूट्स को कह रहे हैं तो फ्रूट्स को हॉर्टिकल्चर में हम रख देंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है भाई, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स है। लेकिन इसमें फ्लावर भी आएंगे, वेजिटेबल भी आएंगे, अलग अलग फ्लावर वेजिटेबल को किया जाएगा तो उनके लिए फ्लोरिकल्चर और ओलेरिकल्चर भी नाम दिया गया है। अब देखिएगा पीसीकल्चर एक टर्म है, पीसीकल्चर यानी फिशेज, प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज। फिशेज का प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है। अब बात आती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन देखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जब रिवॉल्यूशन टर्म आएंगे तो रिवॉल्यूशन टर्म का रिवॉल्यूशन में क्रांति, अरे भाई क्रांति आ गई इस चीज, ये चीज होने से, यानी किसी चीज में हम कह सकते हैं कि तेजी आ जाए। अब अगर बात करते हैं भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या टर्म दिया गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में ये हुआ कि एक समय डिसाइड किया गया और उस समय सीरियल्स के प्रोडक्शन पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया गया, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शन जो था सीरियल्स का यानी अनाज का बहुत बढ़ा, और इसलिए हमने इसको क्या कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखिएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है, तो एनी बॉरलॉग, नॉर्दन बॉरलॉग है, और एमएस स्वामीनाथन जो है इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। यानी अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो इंडियन फादर कौन है भाई, एमएस स्वामीनाथन है, और एनी बॉरलॉग जो है इंटरनेशनल लेवल पे है ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर। अब व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो यानी मिल्क और उसके प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें हम क्या करें, उनके प्रोडक्शन में तेजी लाएं, अधिक से अधिक प्रोड्यूस करें, दैट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन। फिर आया ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन यानी वही अभी आप क्या पढ़ रहे थे, पीसीकल्चर ना, तो यानी फिश के प्रोडक्शन में पीसीकल्चर किया जाए, फिश के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, तो दिस इज ब्लू रिवॉल्यूशन। अब देखिएगा एक और टर्म आपको मिलेगा आगे, सीवेज। सीवेज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि सीवेज ट्रीटमेंट करके अक्सर आप एक टर्म सुनते होंगे कि सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाए, बड़े बड़े शहरों में बड़ी प्रॉब्लम है सीवेज की। तो देखिएगा सीवेज आपको पता होगा कि सीवेज क्या है। सीवेज है क्या भाई, एक तरह का वेस्ट है और उसमें दो पार्ट होते हैं, स्लज और एफ्लुएंट। ये जैसे मान लीजिए घर से भी जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है या फिर कंपनीज वगैरह से भी सीवेज निकलता है, तो ये सीवेज अगर नदियों में जाए तो क्या होगा भाई, वाटर पॉल्यूशन होगा, हमारी नदियां गंदी होंगी। सीवेज को भी जो है सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में आपको नोट्स मिलेगा। और दो पार्ट है सीवेज का, देखिएगा स्लज यानी जो सीवेज है उसमें दो पार्ट, वाटर भी होगा और कुछ लिक्विड सॉलिड पार्ट भी होंगे। तो जो सॉलिड पार्ट होते हैं बेटा उसको बोलते हैं स्लज, SLUDG, और जो लिक्विड पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, एफ्लुएंट। समझ में आया, स्लज और एफ्लुएंट। उसके ट्रीटमेंट में आएगा कि हम ऐसी जगह रोक दें सीवेज को जहां स्लज कलेक्ट हो जाए और एफ्लुएंट जो है यानी लिक्विड फॉर्म जो है वो बाहर निकल जाए। ये जो है ट्रीटमेंट किया भी जाता है आपके वहां, अगर ये देखेंगे टॉयलेट वाली जो टंकी बनती है, टैंक बनता है, उस टैंक में इसी ट्रीटमेंट को यानी सीवेज को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसके जो एफ्लुएंट होते हैं वो बाहर निकलते रहते हैं टाइम टू टाइम, उस वजह से कलेक्ट होता रहता है। अब देखिएगा फिर कंपोस्ट की थोड़ा सा हम बात करते हैं। कंपोस्ट, कंपोस्ट देखिएगा जैसे गांव वगैरह में लोग क्या करते हैं कि जो भी कूड़े करकट जो डेब्रिस होते हैं या फिर गाय का गोबर वगैरह होता है उसको एक गड्ढे में कलेक्ट करते हैं, टाइम टू टाइम क्या होती है, रखते एक परत बन जाती है। अब जो है कुछ समय तक जब ये परत रहती है तो डिग्रेडेट होते ये क्या बन जाती है, खाद बन जाती है। फिर इसको निकाल के लोग क्या करते हैं, खेतों में स्प्रेड कर देते हैं। या फिर वर्मी कंपोस्ट भी एक टर्म है, ये इसी पैटर्न पे इसका प्रिपरेशन किया जाता है। बस इसमें होता है
कि ऑर्गेनिक वेस्ट का डिग्रेडेशन किया जाए और उसमें कुछ जो है नेचुरल ऐसे एनिमल्स भी पार्टिसिपेट करें, जैसे केचुआ वगैरह जो है पार्टिसिपेट करके उसको डिग्रेडेट करें और फार्मेशन करेंगे जिस कंपोस्ट का, उसका नाम कहलाएगा वर्मी कंपोस्ट। ये भी एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जाएगा। अब देखिए दो टर्म हमारे पास बच रहे हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर का मतलब यह है कि जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो नेचुरल खाद है, प्राकृतिक खाद जो है, उसको हमने बोल दिया मैन्योर। यानी हम खेतों में जैसे एक मैन्योर है जिसका नाम है ढैंचा, यानी वो ग्रीन मैन्योर है। वो ढैंचा क्या किया जाता है, एक तरह का प्लांट है, वो खेतों में उगाया जाता है और खेतों में उगाने के बाद से क्या किया गया कि उसको उगा के कुछ दिन जब वो बड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसको उसी खेत में जुताई कर दी जाती है और वो क्या कर रहा है भाई, वो ग्रीन मैन्योर है, वो मैन्योर हो गया। या फिर गोबर की खाद यूज की जा रही है, ये भी क्या है, मैन्योर है। यानी सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि जो नेचुरल तरीके से प्रिपेयर किया जा रहा है दैट इज मैन्योर। और फर्टिलाइजर आप जानते ही हो कि फर्टिलाइजर क्या है भाई, जो कंपनीज वगैरह में प्रिपेयर किया जाए। अब देखिएगा कंप्लीट फर्टिलाइजर की बात आएगी तो एनपी और के। एनपीके क्या है भाई, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम क्या है, ये कंप्लीट फर्टिलाइजर्स हैं। अब कंप्लीट फर्टिलाइजर्स को पूछा जाएगा तो कौन है भाई, तो एनपीके हैं। अब आपको एक चीज भी जानकारी होनी चाहिए कि जो फर्टिलाइजर है वो आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जाते हैं। यूरिया वगैरह आप सुने होंगे, देखे होंगे, गांव से अगर आप बिलोंग करते तो देखे होंगे खाद वगैरह जो है पैकेट में आता है और लोग उसको स्प्रेड करते हैं खेतों में। तो देखिएगा ये जो फर्टिलाइजर्स है, ये एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स थोड़ा सा हार्म भी पहुंचाते हैं हमारे सॉइल को। फिर कुछ क्रॉपिंग का मेथड है जैसे मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग इंटरक्रॉपिंग समझिएगा, जैसे हम ये कहें कि दो हमारे पास भाई जमीन कम है तो हमने क्या किया, दो जो है सीरियल्स लिए। सपोज करिए मान लीजिए हमने ले लिया व्हीट, गेहूं ले लिया, मस्टर्ड ले लिया, यानी व्हीट ले लिया और सरसों ले लिया, एक ही में मिला के बो दिया, एक ही खेत से दोनों का प्रोडक्शन हो गया। दिस इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। हाँ, मिक्स क्रॉपिंग में एक कमी ये है, देखिएगा ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, थोड़ा सा अंतर है बस मिक्स्ड और इंटर में। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको खाद स्प्रेड करना है तो खाद हम स्प्रेड करेंगे तो व्हीट पे भी पड़ेगा और मस्टर्ड पे भी पड़ेगा। जरूरत सिर्फ व्हीट की है लेकिन हम क्या करेंगे, देना मजबूरी है कि दोनों को देना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ऐसा होगा मिक्स क्रॉपिंग में। लेकिन इंटर क्रॉपिंग में क्या फायदा है कि आप एक मैनर में, यहाँ कोई मैनर की जरूरत नहीं है। और दूसरा इंटर क्रॉपिंग क्या हो जाएगा कि और दो से अधिक सीरियल्स का आप यूज कर रहे हैं, सीड्स का यूज कर रहे हैं, तो भी वो क्या कहलाएगा, इंटर क्रॉपिंग कहलाने लगेगा। अब उसको आप क्या कर सकते हैं, मैनर में यूज कर सकते हैं। जैसे कह दिए हम कि एक हमने 3-4 क्यारियां बनाई और किसी में कुछ, किसी में व्हीट लगाए, किसी में मस्टर्ड लगाए, किसी में मूली लगाए, किसी में कुछ लगाए, किसी में कुछ लगाए, सब अलग अलग लगा दिए है एक ही खेत, उसी में हमने इंटरक्रॉपिंग किया। और जिसको जितनी खाद की, जिस चीज की जरूरत पड़ी उसको हमने पर्टिकुलर इंडिविजुअल रूप से क्या किया, वैसा वैसा मैन्योर या फर्टिलाइजर दिया। अब एक और टर्म है लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। ये कुछ है नहीं, लेयर्स का मतलब ये हुआ कि ऐसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन किसका होगा, एक का जो प्रोडक्शन करते हैं, जो एनिमल्स जो है एक का प्रोडक्शन करते हैं, जिनसे हमको एक मिलता है हमको लेयर्स करते हैं। और ब्रॉयलर्स का मतलब ये हुआ जिनसे हमको मीट का प्रोडक्शन करा, यानी जिनसे हमको मीट मिले, ऐसे एनिमल्स जिनसे हमको मीट मिले दे आर ब्रॉयलर्स, और जिनसे हमको अंडा मिले यानी एग्स मिले वो क्या कराएंगे, लेयर्स कराएंगे। ये सारा नोट्स लेयर्स ब्रॉयलर्स तक जो है आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से लेके जो भी क्रॉप का जो ये तरीका है, कैसे उसको ग्रो कराया जाए, लाइव स्टॉक्स क्या है, एपीकल्चर क्या है, सारे कल्चर, सारे रिवॉल्यूशन, सारी चीजें आपको जो है पीडीएफ में मिल जाएंगी और आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। कल्चर एकदम आपके दिमाग में और रिवॉल्यूशन होना चाहिए। फिर ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, सेल क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले आप इस नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, जब मैं आपको पीडीएफ आज शाम तक दे देता हूँ ग्रुप में। और उसके बाद से इसको जब आप प्रिपेयर कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर हम 1-2 दिन के अंदर ही सेल के बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू।